आदाब, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं दिशा सागर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फ्रांस ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को अलग मुल्क की शक्ल में पहचान देगा। ऐसा करने वाला फ्रांस पहला G7 नेशन बन जाएगा। फिलिस्तीन की ओर से फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रो के इस फैसले का इस्तकबाल किया गया है, जबकि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इस कदम पर भड़क गए हैं। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की मालूमात दी और बताया कि वो सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस फैसले को अमली जामा पहनाएंगे। उन्होंने लिखा है कि आज सबसे जरूरी है कि गजा में जंग रोका जाए और लोगों को बचाया जाए। मैक्रो ने एक्स पर लिखा, हमें तुरंत सीज फायर, सभी होस्टेजेस की रिहाई और गजा के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की जरूरत है। हमें हमास का डीमिलिटराइजेशन भी करना होगा, गजा को फिर से महफूज बनाना होगा और फिलिस्तीन मुल्क बनाना होगा। फ्रांस के इस कदम से इजराइल पर दबाव बन गया है। अब तक 140 से ज्यादा मुल्क फिलिस्तीन को अलग मुल्क की पहचान दे चुके हैं, जिसमें यूरोप के भी 1 दर्जन से ज्यादा मुल्क शामिल हैं। नेतन्याहू ने कहा, इजराइल सदर मैक्रो के इस फैसले की कड़ी मजम्मत करता है। ये कदम दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है और ईरान का एक और मददगार पैदा कर सकता है, जैसे गजा बना था। ऐसे हालात में एक फिलिस्तीनी राज्य इजराइल को खत्म करने का लॉन्च पैड बन जाएगा। अब इस फैसले से आने वाले वक्त में इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यूरोप के साथ न्यूक्लियर टॉक से पहले ईरान ने यूरेनियम खनन को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के अटूट रुख को दोहराया है और यूरेनियम खनन समेत पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को आगे बढ़ाने के मुल्क के हक पर जोर दिया है। तेहरान में मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी के खानदान के साथ मीटिंग के दौरान की गई उनकी तज़क्करा जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ इस्तांबुल में होने वाली छठे दौर की मुज़ाकरात से पहले आई है। अरागची ने कहा, दुनिया को ये जानना चाहिए कि हम पुरअमन न्यूक्लियर एनर्जी, खास तौर पर तनसीब के मैदान में ईरानी अवाम के हुकूक का मजबूती से दिफा करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में अमेरिका इजराइल के हमले के बाद, जिसमें 13 जून को जनरल बाघेरी समेत कई ईरानी मिलिट्री कमांडर, साइंटिस्ट और सिविलियंस शहीद हो गए, दुनिया को ईरान के सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा खनन जारी रहेगा, हम अपने इस हक से पीछे नहीं हटेंगे। अरागची ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक मुनासिब और मंतिकी फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि मुतालिका ममालिक के साथ एतिमाद कायम किया जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा एतिमाद दो तरफा होना चाहिए और ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर हुकूक, जिसमें खनन भी शामिल है, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। अरागची ने आने वाली बातचीत को गुज़िश्ता मुज़ाकरात का ही सिलसिला करार दिया और कहा, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। एक इंतहाई राइट विंग इजरायली वजीर ने फिलिस्तीन को यहूदी मुल्क में तब्दील करने के इजरायली इरादों का खुलासा कर मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इजराइल के नाम निहाद हेरिटेज वजीर अमिचाई एलियाहू ने एक रेडियो इंटरव्यू में ये बेहुदी बात कही। एलियाहू के इस बयान की पूरी दुनिया में जबरदस्त मजम्मत हो रही है। एक इंतहाई राइट विंग इजरायली वजीर अमिचाई एलियाहू ने खुले तौर पर कबूल किया है कि इजराइल गजा से फिलिस्तीनियों का सफाया कर रहा है ताकि वहां यहूदी बस्तियां बसाई जा सके। इस वजीर ने कहा, इजराइल की हुकूमत गजा को मिटाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। हम फिलिस्तीनी इलाके को मिटा रहे हैं और इस आबादी को धकेल रहे हैं। वजीर ने यह भी कहा कि गजा को इजरायली बस्तियों के लिए खाली कर दिया जाएगा, पूरा गजा यहूदी होगा। वजीर ने आगे कहा कि अरब जो कब्जे वाले रूल के तई वफादार है, गजा पट्टी में रह सकते हैं। नस्लवादी यहूदी पावर पार्टी के मेंबर एलियाहू ने गजा में बड़े पैमाने पर भूखमरी की खबरों को भी खारिज किया, जो खित्ते में बेरहम इजरायली घेराबंदी के बाइस हुई है। वहीं इजराइल के अपोजिशन लीडर यायर लापिड ने एलियाहू के बयानों की मजम्मत करते हुए इसे एक अखलाकी हमला और प्रोपेगेंडा डिजास्टर बताया। लापिड ने कहा कि इजराइल की लीडरशिप एक उग्रवादी अक़लियती मिनिस्टर्स के जरिए की जा रही है, जिसके बुज़रा खून और मौत को पाक मानते हैं। इजरायली विरोध ग्रुप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन आर्म्स ने भी कहा कि इसे हड़पने वाले
संस्थाई दायरे को एलियाहू जैसे चरमपंथी वजीर के जरिए चलाया जा रहा है, जिनके पास कोई अखलाक नहीं है और जिन्हें कोई शर्म नहीं है। इजराइल और अमेरिकी सालिसों ने कतर की राजधानी दोहा में गजा जंगबंदी बातचीत छोड़ने का फैसला किया है। वॉशिंगटन ने हमास पर नेक नियत से काम न करने का इल्जाम लगाया है। एक बयान में अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कहा, हमास के ताज़ा तरीन रद्द अमल के बाद जो साफ तौर से गजा में जंगबंदी की ख्वाहिश की कमी को दिखाता है, हमने मुशावरत के लिए अपनी टीम को दोहा से वापस बुलाने का फैसला किया है। इजरायली सरकार ने ये नहीं बताया कि उसके वापस लौटने की क्या वजह थी, लेकिन मकामी मीडिया में एक सीनियर इजरायली अफसर के हवाले से कहा गया कि बातचीत में कोई रुकावट नहीं आई है। हमास ने कहा कि वो विटकॉफ तबसरे से हैरान है और बातचीत जारी रखने के लिए पुरुम्मीद है। बातचीत में शामिल सभी फरीक सालिसों समेत कबूल करते हैं कि अहम मुद्दों पर अभी भी बड़े इख्तलाफात हैं। जुमेरात के बयान में विटकॉफ ने कहा कि हालांकि सालिसों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन हमास नेक नियति या हम आहंगी के साथ काम नहीं कर रहा है। अब हम कैदियों को घर वापस लाने के मुताबादिल ऑपरेशन पर गौर करेंगे और गजा में लोगों के लिए ज्यादा मुस्तहकम माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये शर्म की बात है कि हमास ने खुदगर्जी के तरीके से काम किया है। हम इस तनाज़े को खत्म करने और गजा में मुस्तकिल अमन कायम करने के लिए पुरज़्म हैं। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक अवामी सतह पर कोई तबसरा नहीं किया है कि इजरायली मुज़ाकरातकार दोहा क्यों छोड़ रहे हैं। जुमेरात की सुबह एक बयान में हमास ने कहा, ये तहरीक बातचीत जारी रखने की अपनी ख्वाहिश की तस्दीक करता है, जिससे रुकावटों को दूर करने और एक मुस्तकिल जंगबंदी समझौते की तरफ बढ़ने में मदद मिले। दोहा में कतर और मिस्र के सालिसों के साथ मुज़ाकरात का नया दौर 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से चला आ रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया सरहद पर फौजी झड़पों ने दोनों मुल्कों को जंग के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। थाईलैंड के वजारत सेहत के मुताबिक झड़पों में 15 लोग मारे गए और 46 लोग जख्मी हो गए हैं। कंबोडिया ने अभी तक अपने नुकसान की मालूमात नहीं दी है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर शहरियों और अस्पताल पर हमले का इल्जाम लगाया है और यूएन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद पर जबरदस्त फौजी झड़पों ने दोनों मुल्कों को जंग के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। थाईलैंड के वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि इन झड़पों में 15 लोग मारे गए, जिनमें 14 आम शहरी और एक फौजी शामिल हैं, जबकि 46 लोग जख्मी हुए। कंबोडिया ने अभी तक अपने नुकसान की कोई खबर नहीं दी है। तशद्दुद की शुरुआत बुध को एक बारूदी सुरंग के धमाके से हुई, जिसमें 5 थाई फौजी जख्मी हो गए। इस हादसे ने दोनों मुल्कों के बीच की कशीदगी को और ज्यादा भड़का दिया है। थाईलैंड के वजीर सेहत सोमसाक ने कंबोडिया पर आम शहरियों और एक अस्पताल पर हमले का इल्जाम लगाया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हम कंबोडिया सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो फौरन इसे रोकें और अमन की राह पर लौटें। थाईलैंड ने कहा कि एक दहाई में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सबसे खूनी सरहदी लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग बॉर्डर का इलाका छोड़कर चले गए हैं। न्यूज एजेंसी AFB ने सफारती जराये के हवाले से बताया है कि कंबोडियाई वजीर आजम हुन मैनेट के कहने पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल दोनों मुल्क की सरहद पर झड़पों पर चर्चा के लिए जुमे को एक हंगामी बैठक मुनक्किद करेगी। वहीं अमेरिका ने तनाज़े को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन दिनों गैर मुल्की दौरे पर हैं। ब्रिटेन पहुंचे पीएम मोदी ने वहां के वजीर आजम कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों के बीच भारत और यूके के रिश्तों को लेकर बात हुई। इस दौरान वजीर आजम मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्तों की बात करते हुए कहा कि हमारे लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है। ये हमारी दोस्ती की एक शानदार मिसाल है। मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कभी कभी बल्ला जरूर चूक जाता है, लेकिन हम हमेशा स्ट्रेट बैट से खेलते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम एक हाई स्कोरिंग और मजबूत पार्टनरशिप करने के लिए पुरज़्म हैं। स्ट्रेट बैट से खेलने का मतलब यहाँ क्रिकेट से है, जिसका मतलब होता है सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करना। बल्लेबाजी की इस हुनर को दिफाई और बेहतरीन टेक्निक माना जाता है। इस बयान से मोदी ने भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को लेकर साफ पैगाम दिया कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ईमानदारी, सहाफियत और मकालमे की बुनियाद पर हैं। मोदी ने कीर स्टारमर से कहा कि भारतीय अपनी क्रिएटिविटी, कमिटमेंट और कैरेक्टर लेकर आए हैं। उनका कंट्रीब्यूशन ब्रिटेन की इकोनॉमी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि संस्कृति, खेल और अवामी खिदमत में भी अपनी किरदार निभाते साफ देखा जा सकता है। मुसलमानों को निशाना बनाने वाले अपनी तकरीर के लिए बदनाम हिंदुत्व कारकुन काजल हिंदुस्तानी ने न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम में फिर से नफरत अंगेज तकरीर की।
जिसमें उन्होंने अब्दुल ज़ोंबी, हिंदुओं का दुश्मन जैसे तौहीन आमेज अल्फाजों का इस्तेमाल किया और मुसलमानों की मुआजना हिंदू किताबों के शैतानों से किया। न्यूयॉर्क में एक राइट विंग ग्रुप के जरिए मुनक्किद एक प्रोग्राम में बोलते हुए काजल शिंगला ने अब्दुल और ज़ोंबी जैसे तौहीन आमेज अल्फाजों का इस्तेमाल किया, उन्हें हिंदुओं का दुश्मन कहा और उनका मुआजना हिंदू की पुरानी किताबों में दर्ज के राक्षसों खासकर महिषासुर से किया। इससे पहले मुस्लिम, ईसाई, हिंदू और सिख समूह जैसे काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, एनसी चैप्टर, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और मुस्लिम्स फॉर सोशल जस्टिस समेत मजहबी और शहरी हुकूक के तंजीमों के एक इत्तेहाद ने अमेरिका में काजल हिंदुस्तानी के प्रोग्रामों को रद्द करने की मांग की थी। अपने अमेरिका दौरे की मुखालफत का जवाब देते हुए काजल हिंदुस्तानी ने कहा कि ये सभी के लिए अमेरिका है, मुल्लों के बाप के पास थोड़ा सा अमेरिका है, एक लफ्ज जिसका इस्तेमाल अक्सर मुसलमानों को गाली देने के लिए किया जाता है, एक स्टीरियोटाइप, दमनकारी या पिछड़ेपन की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमानों को ज़ोंबी कहते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप ज़ोंबी से लड़ते हैं तो आपको एक साथ लड़ना होगा। मुसलमानों को जलील करार देते हुए उन्होंने कहा और एक मजहबी कमेटी के खिलाफ फिरकावाराना नफरत और तशद्दुद को भड़काने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि केवल छत्रपति शिवाजी का नजरिया ही भारत में एक हिंदू राष्ट्र कायम कर सकता है, जहां हिंदू असल में महफूज होंगे। अगर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो हिंदू कहां जाएंगे। आपको बता दें कि काजल हिंदुस्तानी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मजीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।